तो चलिएगा, आज जो हम चीज डील करने वाले हैं वो है आपके पास कनेक्टिव टिश्यू में कौन से फाइबर्स एग्जैक्टली में पाए जाते हैं। तो देखिए, कल भी हमने ये चीज के बारे में कहा था कि तीन तरह के फाइबर मेनली आपके पास एग्जैक्टली में होते हैं। एक आपके पास कोलेजन फाइबर है जिनको व्हाइट फाइबर के नाम से जाना जाता है। दूसरे आपके पास इलास्टिन फाइबर है जिनको येलो फाइबर के नाम से जाना जाता है। और तीसरे आते हैं आपके पास रेटिकुलर फाइबर या रेटिकुलिन फाइबर्स। अब ध्यान दीजिए, मैंने कल भी इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें आपको बताई थी कि आप किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे एग्जैक्टली में कौन सा कोलेजन है, कौन सी इलास्टिन है, कौन सा रेटिकुलिन फाइबर है। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इन चीजों के बारे में जानकारी देने की कोशिश करता हूं। एक चीज की जानकारी जो पहली आपको पता होनी चाहिए, हमारी बॉडी में जो मैक्सिमम कंटेंट ऑफ फाइबर जिसका पड़ा हुआ है वो है आपके पास कोलेजन फाइबर। ध्यान दीजिए, तो ऑलमोस्ट हमारी बॉडी में 50% जो फाइबर है वो आपके पास किसका है, दैट इज कोलेजन का ही है। अब देखिए, कोलेजन आपको क्यों जरूरी है? कोलेजन इसलिए जरूरी है क्योंकि जितना भी आपके पास स्केलेटल मसल का कंपोनेंट है वो आपके पास जो फाइबर बनाकर देते हैं वो कोलेजन ही फाइबर है। क्लियर हो गया जी? अब एक खासियत और देखिए, क्या लिखता है, दे आर शाइनिंग व्हाइट फाइबर कंपोज्ड ऑफ कोलेजन प्रोटीन। देखिए लिखा गया है जी, एक कोलेजन प्रोटीन से बने हुए ये शाइनिंग व्हाइट फाइबर हैं जिनको ट्रोपोकोलेजन कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, ट्रोपोकोलेजन क्या है? ट्रोपोकोलेजन एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ कोलेजन है और ये आपके पास जब इस ट्रोपोकोलेजन को विटामिन सी की स्टिमुलस मिलती है, एस्कॉर्बिक एसिड, तब जाकर ये ट्रोपोकोलेजन कोलेजन में कन्वर्ट होती है। अब ध्यान दीजिएगा, इस ट्रोपोकोलेजन को हम इनएक्टिव कोलेजन कहते हैं। इसको एक्टिव होने के लिए कहीं ना कहीं विटामिन सी की जरूरत पड़ती है या कोई सर्टेन एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है, तभी जाकर ये ट्रोपोकोलेजन कोलेजन में कन्वर्ट करती है। अब देखिए, मैंने फिर से कहा था कि 50% हिस्सा ऑलमोस्ट हमारी बॉडी के अंदर यही कोलेजन फाइबर हमें स्केलेटल मसल की फॉर्म में हमें दिखाई पड़ते हैं। तो लिखा गया है, इट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन वर्टिब्रेट्स, in bracket only collagen fiber constitute 1/3 of the connective tissue fiber in human being। एक तिहाई हिस्सा कनेक्टिव टिश्यू का ह्यूमन बीइंग के अंदर इसी कोलेजन फाइबर से बना हुआ है। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई ये कोलेजन फाइबर। अब क्या लिखता है, दीज कोलेजन फाइबर्स आर बेसिकली वेवी एंड टफ फाइबर ऑलवेज अरेंज इन बंडल। अगर ये बंडल में अरेंज दिखते हैं तो इनको हम फेशिया कहते हैं। अब एक बात के बारे में जानकारी देता हूं क्योंकि इसके बारे में कभी कभार आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जाती है। तो देखिए, कोलेजन फाइबर एक ऐसे फाइबर है जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और इनकी इलास्टिक स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। अब इससे क्या समझे हम कि आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है और इलास्टिक स्ट्रेंथ आपके पास कहीं ना कहीं जो है बहुत कम है। देखिए, आपने सर्टेनली एक रबर तो देखी होगी, बैंड रबर जो होती है। देखिए अब होगा क्या, मान लीजिए इसको स्ट्रेच करिए, तो स्ट्रेच करने से उसमें होता क्या है, कुछ समय तक तो आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो जब तक उसकी एक लिमिट ना रीच हो जाए। जब आप इन दोनों एंड को कुछ समय के बाद छोड़ देंगे तो आपके पास ये रबर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगा। अगर ये पर्टिकुलर रबर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है तो आप ये कहेंगे कि इस रबर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। मीन बाय द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द फाइबर इज दैट मच कि आपके पास ओरिजिनल पोजीशन वापस से रीगेन हो गई। अगर ये ओरिजिनल पोजीशन नहीं रीगेन कर पाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ में कमी आना शुरू हो गई है और इलास्टिक प्रॉपर्टीज की इंक्रीज होना शुरू हो गई है। तो कोलेजन फाइबर कैसा फाइबर है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और इलास्टिक स्ट्रेंथ उसमें बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ, जब भी ऐसे फाइबर के अंदर कोई स्ट्रेचिंग आएगी तो वापस से आपके पास ये फाइबर कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगा और अगर अपनी पोजीशन को रीगेन करेगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो मसल्स है वो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगी। अब यहीं से थोड़ा सा रिलेट करते हुए हम आगे की ओर को चलते हैं। देखिए, व्हाट आई हैव सेड कि ट्रोपोकोलेजन को कोलेजन में कन्वर्ट होने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है क्योंकि ट्रोपोकोलेजन तो एक इनएक्टिव कोलेजन है कहीं ना कहीं। अब हमने ये कहा था कि एक एंटीऑक्सीडेंट जिसका नाम विटामिन सी है वो आपके पास ट्रोपोकोलेजन को कहीं ना कहीं आपके पास किसमें कन्वर्ट कर देता है, कोलेजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब जब तक ट्रोपोकोलेजन कोलेजन में लगातार कन्वर्ट होती रहेगी तब तक आपके पास कोलेजन की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन रहेगी।
ये भी एक फंडामेंटल हुआ ना, क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई कोलेजन का फाइबर आज की डेट में डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसकी जगह पर नया कोलेजन जो है वो लगातार बनेगा, क्योंकि ट्रोपोकोलेजन को आपके पास एक्टिव होने पर कोलेजन तो लगातार बननी है, अगर उसको एंटीऑक्सीडेंट एज सच में मिलते हैं तो ट्रोपोकोलेजन कोलेजन में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन बाय मसल की जो आपके पास स्ट्रेंथ है, मसल की जो आपके पास कहीं ना कहीं टफनेस है, वो हमेशा मेंटेन रहती है जब तक आपके पास ट्रोपोकोलेजन कोलेजन में कन्वर्ट होती रहती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब मसल की स्ट्रेंथ जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी आपके पास बॉडी की, वो इलास्टिक प्रॉपर्टी है, वो आपके पास टेंसाइल प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसलिए मसल बहुत ज्यादा टफ होती है और मसल को कहीं ना कहीं आपको उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लॉस करवाने पड़ती है धीरे धीरे करके, ताकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आए। अब एक चीज के बारे में और पढ़ते हैं यहीं से आगे की ओर को। देखिए विद एजिंग, हम किसकी बात कर रहे हैं? विद एजिंग, जब एज बढ़ना शुरू होती है तो आपके पास ट्रोपोकोलेजन की जो कोलेजन में कन्वर्ट होने का रेट होता है वो धीरे धीरे कर कम होना शुरू हो जाता है। सेकेंड थिंग, आप कहीं ना कहीं अगर आप बॉडी को उतने एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं जो बाहर से आपको लेने होते हैं, तो भी आपके पास ट्रोपोकोलेजन कोलेजन में कन्वर्ट नहीं हो पाती है उस स्टेट के अंदर। तो होगा क्या, आपका कोलेजन की टेंसाइल स्ट्रेंथ लगातार डिक्रीज होती रहेगी, और जब भी ये स्ट्रेंथ लगातार डिक्रीज होती रहेगी तो आपकी बॉडी में उस समय जो है कहीं ना कहीं रिंकल्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछी जाती है कि रिंकल क्यों बनते हैं। तो रिंकल बनने का कारण क्या है? कोलेजन की टेंसाइल प्रॉपर्टी लॉस हो रही है और उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। तो अगर टेंसाइल प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी या कोलेजन कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसकी वजह से एजिंग जो है बहुत तेजी से आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लोग चाहते हो कि एजिंग नहीं आनी चाहिए, उन लोगों को लगातार एंटीऑक्सीडेंट को कंज्यूम करते रहना चाहिए ताकि एजिंग को डिले किया जा सके, रिंकल की फॉर्मेशन को डिले किया जा सके। इसीलिए बहुत सारे लोग आप देखेंगे, जो भी योगा इंस्ट्रक्टर्स होते हैं या आपके पास जिम इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो वेट लॉस के बारे में भी बताते हैं, वो हमेशा एक चीज को आपके पास कहेंगे कि सुबह उठिए, गुनगुने पानी के अंदर आपके पास नींबू निचोड़िए और उसमें अंदर थोड़ा सा हनी डालिए। देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है एंटीऑक्सीडेंट का। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे? आपकी बेसिक इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ में ट्रोपोकोलेजन की कोलेजन में लगातार कन्वर्जन करते रहेंगे। एजिंग का फंडामेंटल जो वो आपके पास नहीं आएगा, और यही एंटीऑक्सीडेंट कहीं ना कहीं फैट जो आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होती है उसको भी ब्रेक करवाने का काम ये लगातार करते रहते हैं। तो देखिए डबल बेनिफिट हो गया, जो ओबेसिटी बढ़ रही थी, मोटापा बढ़ रहा था, वो भी कम होना शुरू हो गया, और जिसकी वजह से आपके पास जो कोलेजन की डिस्ट्रक्शन हो रही थी क्योंकि आप कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट की कंजम्पशन नहीं कर रहे थे या ट्रोपोकोलेजन कोलेजन में कन्वर्ट नहीं हो रही थी, आपने एंटीऑक्सीडेंट कंज्यूम करना शुरू कर दिए, ट्रोपोकोलेजन कोलेजन में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, रिंकल की फॉर्मेशन जो है वो आज की डेट में नहीं होगी, तो आप ज्यादा बेटर पर्सन, ज्यादा अडल्ट, ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ेंगे। इसका मतलब है एजिंग नहीं हो रही है। तो ये भी एक अच्छी चीज है अगर कोलेजन की आप स्ट्रेंथ को मेंटेन कर सकें, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ को, और उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ ना आए। अब चलिएगा एक और फंडामेंटल जो यहां पर लिखा हुआ है वो क्या लिखा है? जब भी आप कोलेजन को बॉइल करते हैं तो वो आपके पास जेलेटिन में कन्वर्ट हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, कई लोग जो बहुत ज्यादा आपने देखा होगा जो जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है एनवायरनमेंट के अंदर, ऐसे लोगों के अंदर एजिंग बहुत तेजी से आती है। आप बहुत कॉमनली देख सकते हैं साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोग जो होते हैं या वेस्ट इंडीज में रहने वाले लोग होते हैं, उनमें एजिंग बहुत जल्दी आपको दिखाई पड़ती है, रिंकल फॉर्मेशन ज्यादा जल्दी दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो कोलेजन है, क्योंकि वहां पर एग्जैक्टली टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वो कोलेजन जैसे जैसे आपके पास हीट ज्यादा आपके पास उस कोलेजन के ऊपर पड़ेगी उसकी डिस्ट्रक्शन होती रहती है। और कहीं ना कहीं मैंने यहां पर ये भी चीज लिखी हुई है, अगर आप उस कोलेजन को बॉयल कर देंगे तो वो कोलेजन रहेगी नहीं, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? एक जेल लाइक सब्सटेंस जिसका नाम आपके पास जेलेटिन है। तो इसका मतलब एजिंग तो आएगी आएगी, तो आप उससे नहीं बच सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ये जो कोलेजन है, अगर इसको डाइजेस्ट करवाने की कोशिश करनी है तो कोलेजन बेसिकली आपके प्रोटीनियस फाइबर है, तो उस कोलेजन को कहीं ना कहीं आपके पास डाइजेस्ट करवाने के लिए जिस एंजाइम का यूज किया जाता है वो आपके पास पेप्सिन है। तो पेप्सिन प्रोटीन को डिग्रेड करने वाला एंजाइम है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतनी चीज अगर आपको पता है कि आपके पास कोलेजन फाइबर किस तरह का होता है, कैसा ये दिखता है, देखिए कैसा ये दिखता है ये हम कल बता चुके हैं। हमने कल बताया था कि कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर या रेटिकुलिन फाइबर को बनाने के लिए जिस सेल की जरूरत पड़ती है वो फाइब्रोब्लास्ट है। हमने ये भी कहा था अगर ये फाइब्रोब्लास्ट एक लीनियर फैशन में अरेंज होंगे,
एक लाइन में अगर आपको अरेंज दिखाई पड़ेंगे, पैरेलल बंडल्स अगर आपको मिलेंगे, तो आप कहेंगे कि कोलेजन फाइबर है ना। यही कहा था ना हमने। इलास्टिन फाइबर हमने कहा था कि क्लस्टर्स में अरेंज मिलेंगे आपको, गुच्छों में अरेंज आपको कहीं ना कहीं यही फाइब्रोब्लास्ट मिलते हैं, और अनपैरेलल्ड बंडल आपको मिलेंगे, तो इसका मतलब है वो इलास्टिन फाइबर है। और अगर स्कैटर्ड होंगे और बहुत ज्यादा आपके पास कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती हुई अगर आपको दिखाई पड़ेगी, तो आप कहेंगे वो आपके पास रेटिकुलिन फाइबर है। तो ये चीज आपको पक्का से पता होनी चाहिए। चलिएगा, अब आपके पास आती है इलास्टिन फाइबर, जिसको येलो फाइबर के नाम से जाना जाता है। येलो फाइबर इसलिए क्योंकि इसका कलर ही येलो है, कोलेजन का कलर व्हाइट होता है, इसीलिए इसको व्हाइट फाइबर के नाम से जाना जाता है। अब जरा ध्यान देने की कोशिश करिए, क्या लिखता है। लिखता है इलास्टिन फाइबर जो है वो ब्रांच्ड फाइबर होते हैं। देखिए ब्रांचिंग क्यों आई, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जो फाइब्रोब्लास्ट है वो क्लस्टर्स में अरेंज हैं, और यहां पर कोलेजन फाइबर आपके पास एक लीनियर फैशन में अरेंज है। तो हमेशा जब भी फाइबर बनेगा तो इस तरह से बनेगा, पैरेलल बंडल आएंगे ना, तो इसका मतलब ब्रांचिंग नहीं होगी कभी भी, ऐसे तो नहीं आए ना फाइबर कभी भी, तो इसका मतलब ब्रांचिंग नहीं आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन इलास्टिन फाइबर के दौरान में आपको ब्रांचिंग जो है वो बहुत कॉमनली फाइबर्स के बीच में दिखाई पड़ती है। इसीलिए आपके पास में इलास्टिन फाइबर कैसे हो गए, ब्रांच्ड फाइबर हैं, क्योंकि जो आपके पास फाइब्रोब्लास्ट है वो क्लस्टर्स में अरेंज्ड आपको दिखाई पड़ते हैं। अब इलास्टिन फाइबर और कोलेजन फाइबर में अंतर क्या हुआ, अंतर ये है कि कोलेजन फाइबर की हमने कहा था टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ कम है। अब उल्टा हो गया जी, वाइस वर्सा। इलास्टिन फाइबर की जो इलास्टिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है, और इसकी जो पर्टिकुलर आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है। इसका मतलब इलास्टिन फाइबर के अंदर स्ट्रेच करने की कैपेबिलिटी जो है वो आपको दिखाई पड़ेगी। अब एक चीज को और समझने की कोशिश करिएगा, क्या समझने की कोशिश करनी है। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास ये रबर है, इस रबर को आप स्ट्रेच कितना भी तो कर सकते हैं। अब अगर मान लो इस रबर की इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर ज्यादा हो जाएगी, इलास्टिक लिमिट अगर ज्यादा हो जाएगी, तो ये रबर तो आप कितना भी स्ट्रेच कर सकते हो। इसका मतलब क्या ये ब्रेक कर जाएगा, नहीं करेगा ब्रेक, है ना। अगर ये ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन एक फंडामेंटल और होने वाली है साथ में, क्या कि धीरे धीरे कर कर इसकी जो थिकनेस होगी वो कम होती जाएगी, क्योंकि आप इसको लंबा किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए इससे एक फायदा भी है, फायदा क्या है, ये ब्रेक तो कर ही नहीं रहा है। इलास्टिन फाइबर जो है वो किसी भी टेम्परेचर, किसी भी केमिकल को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ये ब्रेक नहीं करते हैं। इसलिए कभी कभार आपसे एक क्वेश्चन भी पूछी जाती है, वो क्वेश्चन ये है, आप इजिप्ट में आपने वो जो पिरामिड्स होते हैं वो तो देखे होंगे, है ना, बुक्स में आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, जहां पर ममीज को स्टोर किया जाता है ना। तो ममीज आज की डेट में भी क्यों स्टोर्ड फॉर्म में मिलती हैं, उसका कारण ये है कि जितने भी केमिकल चेंजेस उनकी बॉडी के अंदर मिलते हैं, उन चेंजेस को रेजिस्ट करने के लिए उनकी बॉडी के अंदर अभी भी इलास्टिन फाइबर जो है वो अवेलेबल है। इसीलिए ममीज आज भी प्रिजर्व की जा सकती हैं। अगर ये इलास्टिन फाइबर बॉडी में नहीं होते तो ममीज को प्रिजर्व करना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता। तो इलास्टिन फाइबर जो आपके पास येलो फाइबर है, उसकी मदद से ही कहीं ना कहीं आपके पास ममीज को प्रिजर्व किया जा सकता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस होते हैं किसी भी आपके पास केमिकल के लिए, किसी भी टेम्परेचर के लिए। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इलास्टिन फाइबर आपके पास जेलेटिन में कन्वर्ट नहीं होती है, ना वो डिसॉल्व करती है, चाहे आप उसको बॉईल कर दीजिए। और इसी पर्टिकुलर अगर इलास्टिन फाइबर को हमें डाइजेस्ट करना हो, ब्रेक डाउन करवाना हो, तो हम किस एंजाइम की मदद लेते हैं, उसका नाम है ट्रिप्सिन। अब ध्यान दीजिएगा, कोलेजन को डाइजेस्ट करवाने के लिए पेप्सिन एंजाइम यूज होती है, और इलास्टिन फाइबर को डिग्रेड या डाइजेस्ट करवाने के लिए आप ट्रिप्सिन का यूज करते हैं। तो ये चीज आपको पक्का से पता होनी चाहिए। अब देखिएगा इंपॉर्टेंटली लास्ट फाइबर बच गए, वो है आपके पास रेटिकुलर फाइबर। अब रेटिकुलर फाइबर को जरा ध्यान दीजिए, लिखा क्या हुआ है, दे आर द प्रिकर्सर्स ऑफ द कोलेजन, डेलिकेट विद नो इलास्टिसिटी। अब ध्यान दीजिए, किसी दौरान में मान लीजिए ट्रोपोकोलेजन कोलेजन में कन्वर्ट नहीं करती है, ये उस स्टेट के बारे में बात कर रहा है। तो उस दौरान में ये रेटिकुलिन फाइबर आपके पास एज एन कोलेजन बिहेव करने की कोशिश करेंगे। फिर से वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, रेटिकुलिन फाइबर आर दी प्रिकर्सर्स ऑफ द कोलेजन। प्रिकर्सर का मतलब क्या हुआ, कोलेजन बनने की जो शुरुआत हो सकती है वो कहीं ना कहीं इन रेटिकुलर फाइबर से भी हो सकती है। अब यहां पर वर्ड ये लिखा हुआ है, ये डेलिकेट होते हैं, जिसमें आपके पास इलास्टिसिटी होती ही नहीं है। अब इससे क्या समझे, देखो डेलिकेट का मतलब क्या हुआ, अगर आप इनको ज्यादा खींचोगे तो ये ब्रेक कर जाएंगे। कोलेजन फाइबर में भी तो यही था,
कि आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज्यादा थी, अगर आप उसको खींचने की कोशिश करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। इलास्टिक प्रॉपर्टी मैंने पहले ही कहा था कि उसमें ज्यादा होती नहीं है। मीन बाय रेटिकुलर फाइबर एक तरह से प्रिकर्सर फाइबर्स हैं जो कोलेजन फाइबर को ले डाउन कर सकते हैं। लेकिन जो यहां पर एग्जैक्टली में आपको प्रोटीन दिखाई पड़ रही है इन रेटिकुलर फाइबर के अंदर, वो रेटिकुलिन नाम की प्रोटीन होती है जो आपके पास हाईली ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं और आपके पास एक डेंस नेटवर्क कहीं ना कहीं आपको बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। मैंने कहा था जैसे जैसे कोलेजन से आप रेटिकुलिन की तरफ, रेटिकुलर फाइबर्स की ओर को जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास जो आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी सी आपके पास होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है और उसी वजह से आपके पास ये जो रेटिकुलिन फाइबर होते हैं, ये जो आपके पास जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं जिनको ज्यादा जरूरत होती है कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की, उन पर्टिकुलर आपके पास लिम्फ ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की ये कोशिश करते हैं। तो अगर आपको इतनी चीज अगर आती है इस वाले टॉपिक से तो मोर देन इनफ है। देखिए इसमें बहुत ज्यादा आगे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर इतना आपको पता है तो इट्स मोर देन इनफ। इससे ज्यादा आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है फाइबर्स के बारे में।